नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही भर्तियों से संबंधित विभिन्न जानकारी भी प्रदान की जा रही है। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभी काफ़ी विवादों में है, उसकी मैं आपको पल पल की खबर दे रहा हूँ। इधर हम लोगों की लेखपाल की बैच चल रही है। लेखपाल में मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जीएस की क्लासेस चल रही हैं। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो हिंदी का प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उसको देख सकते हैं। मैथ में एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर चल रहे हैं और अब साथ में जो है सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश जो चौथा सेक्शन है इसका, उसको भी तैयार करा रहे हैं। उसी कड़ी में आज उसका अगला पार्ट है और इस भाग में हम लोग सीखेंगे कि भारत में कृषि जोतों का आकार जो है वो कितने प्रकार के कृषि जोतों का आकार है। ठीक है, तो आइए देखें, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत में कृषि जोतों का जो आकार है वो आकार के आधार पर जोतों को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला है सीमांत जोतें, दूसरा है छोटी जोतें, तीसरा है मध्यम जोतें तथा बड़ी जोतें। ठीक है, तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं क्या चीज़ें हैं। छोटी जोतें क्या होती हैं? इसके अंतर्गत 1 से 4 हेक्टेयर की सीमा में आने वाली जोतें शामिल की जाती हैं। जो छोटी जोतें होती हैं उनके अंदर 1 से लेकर 4 हेक्टेयर की सीमा में आने वाली जोत शामिल की जाती है। 1990-91 में इस वर्ग में जोतों की 340 लाख और इसके अधीन क्षेत्रफल बढ़कर 670 लाख हेक्टेयर हो गया, अर्थात कुल क्षेत्रफल का 41%। सन 1990-91 में देखिए जोतों की 340 लाख और इसके अधीन क्षेत्रफल 670 लाख हेक्टेयर हो गया। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी जोतें। और आइए देखें मध्यम जोतें क्या थी। इसके अंतर्गत 4 से 10 हेक्टेयर की सीमा में आने वाली जोतों को शामिल किया गया। ठीक है, 1 से 4 तक आपकी छोटी जोतें थी। मध्यम जोतें जो थी इसके अंतर्गत 4 से 10 हेक्टेयर की सीमा में आने वाली जोतों को शामिल किया गया। 90-91 में मध्यम जोतों की मात्रा 80 लाख थी। कितनी थी? 80 लाख थी। ठीक है, जो कुल जोतों का 7% थी। मध्यम जोतों के अधीन 450 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जो कुल क्षेत्रफल का 27% है और इन जोतों का औसत आकार 5.6 हेक्टेयर है। ठीक है, आइए देखें बड़ी जोतें क्या थी। बड़ी जोतें जो है इसके अंतर्गत 10 हेक्टेयर या इससे अधिक आकार वाली जोतें शामिल की जाती हैं। 90-91 की गणना के अनुसार ऐसे जोतों की संख्या 2% है और इनका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 17% है। तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए कि कौन जोतें किस तरीके से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखें। और इसकी जो पहली जोत थी वो थी सीमांत जोत। इसके अंतर्गत ऐसी जोतों को शामिल किया जाता था जो 1 हेक्टेयर से कम होती थी। तो सीमांत जोत कौन सी थी? जो कि 1 हेक्टेयर से कम होती थी। इनका भाग कुल क्षेत्रफल का 15% होता था। सीमांत जोतों का जो औसत आकार होता था 0.40 हेक्टेयर होता था। तो ये 4 मैंने आपको भारत में जो कृषि का आकार था उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोतों के उपविभाजन एवं अपघटन के कारण। जो जोतों के विभाजन होते थे और उनका अपघटन होता था वो क्यों होता था, आइए उसके कारण को समझें। भारत में जोतों का उपविभाजन एवं अपघटन
विभिन्न कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से है। मतलब कि सारे कारण इसमें हैं। इन कारणों ने मिलकर इस तरह काम किया कि कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई और जोतों के उपविभाजन और अपखंडन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो कई राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, इनकी वजह से ये चीज़ें हुई। ठीक है, और इसके बाद आइए देखें क्या क्या इनके कारण हैं। पहला है निज संपत्ति का अधिकार। प्रत्येक गैर समाजवादी देश की भांति भारत में भी लोगों को निजी संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, सबको अपनी निजी संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। अतः कृषि भूमि भी जमींदारों और किसानों की निजी संपत्ति है। इसको खरीदा या बेचा जा सकता है। इससे परस्पर बांट सकना भी संभव है। यदि भूमि पर राज्य का अथवा सामूहिक रूप से गांव के किसानों का स्वामित्व होता है तो भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के बावजूद भी जोतों का न तो आकार छोटा होता है न ही अपखंडन होता है। तो ये था पहला आपका निजी संपत्ति का अधिकार। दूसरा था उत्तराधिकार का नियम। भारतवर्ष में काफी तेजी से चलता है कि भारत में उत्तराधिकार के नियम से भी जोतों का विभाजन और अपखंडन में सहायता मिलती है। पिता की मृत्यु के बाद अब भू संपत्ति का उत्तराधिकारियों में विभाजन होता है तथा जोतों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यदि कानून द्वारा छोटी जोतों को उत्तराधिकारियों में बांटने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो अनार्थिक रूप से जोतों की संख्या में वृद्धि को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है कि उत्तराधिकार का नियम अपने भारतवर्ष में चल रहा है और जमीन के लिए कितनी मारामारी हो रही है ये आज 21वीं शताब्दी में सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, आइए देखें भूमि पर जनभार में वृद्धि। पिछले कुछ दशकों में भूमि के जनभार में काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ी है। इसके अनेक कारण। प्रथम, पिछले 5 दशक जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, परंतु निर्माण उद्योगों और तृतीय श्रेणी के व्यवसाय में रोजगारों के अवसर में तेजी के साथ वृद्धि नहीं हो पाई। द्वितीय, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का धीरे धीरे पतन होता गया। इसके स्वरूप गांवों में कृषि भूमि पर जनभार बढ़ा है। दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के अभाव में जब किसान परिवार से संबंध प्रत्येक व्यक्ति ने भूमि के लिए दावा किया तो इससे जोतों के उपविभाजन और अपघटन को प्रोत्साहन मिला। तो ये भूमि पर जो पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से बढ़ रही है वो भी इसको एक रीज़न बताया गया है। ठीक है, आइए देखें संयुक्त परिवार का विघटन। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन बहुत तेजी से हो रहा। गाँव में किसान परिवारों में जमीन को बांटने की प्रवृत्ति बढ़े जिससे खेतों का विभाजन और अपघटन बढ़ा गया। ठीक है, अब देखिए संयुक्त परिवार आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है और जैसे ही लोग बड़े हो रहे हैं अपने परिवार का बंटवारा कर ले रहे हैं, तो ये भी एक इसका रीज़न है। आइए देखें अगला पॉइंट है आपका महाजनों और साहूकारों की भूमिका। भारतीय ग्रामों में छोटे किसान को साहूकारों से भी ऋण लेना पड़ता है जिसे पाने के लिए उसे अपनी भूमि उसके पास गिरवी रखनी पड़ती है। प्रायः किसान ऋण का भुगतान नहीं कर पाते। इस प्रकार भूमि को साहूकार हथिया लेता है और कालांतर में छोटे छोटे टुकड़ों में बेच देता है। इस प्रकार जोतों का उपविभाजन और अपखंडन होता रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। और एक और है बटाई प्रथा। देखिए क्या है, आइए इसको भी हम लोग डिटेल में समझ लें। बटाई प्रथा क्या? बटाई प्रथा केएन राज के अनुसार इस समय भी लगभग 45 से 50% भूमि किसी न किसी प्रकार की पट्टेदारी के अंतर्गत है और इसमें से भी काफ़ी भूमि बटाई पर है। प्रायः जमींदार अपनी भूमि बटाई पर किसी एक काश्तकार को न देकर बहुत से काश्तकारों को देते हैं जिससे परिचालन जोतों के टुकड़े हो जाते हैं। जोतों के उपविभाजन अपखंडन के लिए विभिन्न कारणों के विश्लेषण से ये स्पष्ट हो जाता है कि निजी संपत्ति का मूलाधिकार, उत्तराधिकार का दोषपूर्ण नियम। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जो जोतों के वर्तमान आकार के लिए आपके वर्तमान आकार के लिए जिम्मेदार हैं। तो इन्होंने जो निजी संपत्ति का मूल अधिकार है और उत्तराधिकार का जो नियम है इसको इन्होंने दोषपूर्ण सबसे ज़्यादा माना है।
अन्य कारण अपेक्षाकृत गौण है, अन्य को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी है। अब आइए देखिए उप विभाजन और अपघटन की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। ये तो थी समस्या, अब इसका समाधान हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखें। उप विभाजन और अपघटन की समस्या का समाधान भूमि कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। इसके लिए जब तक चकबंदी, आर्थिक जोत के निर्माण, जोतों की उच्चतम सीमाबंदी, सहकारी कृषि की एकीकृत योजना तैयार नहीं की जाती, तब तक इस समस्या का हल संभव नहीं है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। और अब यहाँ से शुरू होती है कि जब आप चकबंदी लेखपाल बनते हैं तो आपको जोतों की चकबंदी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से टॉपिक शुरू होता है जोतों की चकबंदी। जब तक किसी समाज में सहकारी अथवा सामाजिक कृषि को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, उस समय तक अपघटन की समस्या एकमात्र हल चकबंदी है। चकबंदी वह व्यवस्था है जिससे किसानों को गांव के विभिन्न भागों में बिखरे हुए खेत उन्हें एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। तो चकबंदी क्या होता है, जो किसानों के विभिन्न जगहों पे जो खेत बटे होते हैं उनको एक ही जगह पे मुहैया करा दिए जाते हैं और उनकी जो ज़मीन होती है वहाँ पे दूसरे किसी को मुहैया करा दी जाती है। इस प्रकार किसानों को एक साथ अपनी ज़मीन मिल जाती है। यही है जोतों की चकबंदी। चकबंदी कार्य का प्रगति क्या है तो है, भारत में चकबंदी की आवश्यकता को बहुत पहले ही समझ लिया गया था। सबसे पहले 1920 ईस्वी में बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम पास किया गया था। पहली योजना प्रारंभ होने से पहले ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, तत्कालीन बम्बई राज्य, हैदराबाद में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे। ठीक है, तो जब चकबंदी अधिनियम पास किया गया तो पहली योजना प्रारंभ होने के पहले ही इन सब जगहों में चकबंदी कानून बन चुके थे। इस समय लगभग सभी राज्यों में चकबंदी कानून बनाए जा चुके हैं। आरंभ में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था की गई, परंतु जब कुछ समय के भीतर उसकी असफलता स्पष्ट हो गई तो अनेक राज्यों ने चकबंदी संबंधी ऐसे कानून बनाए जिससे सरकार को चकबंदी संबंधी योजना को बनाकर उसे कार्यान्वित करने के लिए व्यापक अधिकार मिल गए। ठीक है, तो इस समय अनेक राज्यों में स्थिति यह है कि यदि किसी गांव के वे आधे भूस्वामी जिनके पास संपूर्ण गांव की 2/3 कृषि भूमि है और जोतों की चकबंदी के लिए सरकार के पास प्रतिवेदन भेजे तो सरकार चकबंदी अधिकारी नियुक्त कर भूमि के इस प्रकार पुनर्वितरण की व्यवस्था करेगी कि सभी को जहां तक संभव हो एक ही स्थान पर भूमि मिल जाए। तो अब काफ़ी नियम और कानून आ चुके हैं और सरकार भी इसको लेकर एक्टिव है। जिनके पास 2/3 कृषि भूमि है, अगर वो चकबंदी के लिए सरकार के पास आवेदन भेजेगा तो सरकार एक अधिकारी नियुक्त करके उसकी चकबंदी करा देगा। ठीक है, तो ये थी आपकी जोतों की चकबंदी और चकबंदी कार्य की प्रगति। ठीक है, और ये थी पहली योजना। उसके बाद देखिए दूसरी योजना में क्या क्या था। देखिए दूसरी योजना के समाप्त होने तक केवल 1,21,00,000 हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी हो चुकी थी और तीसरी योजना अवधि में अतिरिक्त 1,20,00,000 हेक्टेयर चकबंदी का कार्य पूरा हो चुका है, जो कुल कृषक भूमि का मात्र 1/3। इस प्रकार यह कहा जा सकता है देश में चकबंदी के क्षेत्र में प्रगति अत्यंत असंतोषजनक है। अधिकतर चकबंदी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक इन सब जगहों पे हुई है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश कुछ क्षेत्रों में, पांडिचेरी, उत्तर पूर्व के राज्यों ने अभी तक चकबंदी कानून अपनाए ही नहीं है। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, उत्तर पूर्व के राज्यों ने अभी तक चकबंदी कानून को अपनाया नहीं है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2001-2 में किए गए एक आंकड़े के अनुसार 30 सितंबर 2001 तक 1,633 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी हो गई। इसमें से केवल 2 राज्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा 527 लाख एकड़, कुल का 32.2%, उत्तर प्रदेश द्वारा 482 लाख एकड़ 29.4% की चकबंदी की गई।
3 और राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश चकबंदी के कार्य को गंभीर से लिया। बिहार और जम्मू कश्मीर ने यह योजना, ठीक है, अभी तक स्थगित कर रखी थी और पश्चिम बंगाल और असम में इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। पूरे देश के संदर्भ में अभी तक कृषि क्षेत्रफल का केवल 49% चकबंदी के अधीन लाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपकी चकबंदी से रिलेटेड बातें। चकबंदी क्या होती है और भारत में खेती जोतों का आकार था, चकबंदी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी बातों को मैंने इस वीडियो में आपके लिए कवर किया। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि सहकारी खेती क्या होती है, सहकारी खेती के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक पे अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी इस सुविधा का लाभ ले सकें। और जिन बच्चों को मेरा वीडियो और PDF नोट्स चाहिए, लेखपाल का स्पेशल नोट्स जो कि 100% आपके आगामी परीक्षाओं में आएगा, ठीक है, तो वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 94 50 84 66 79। ठीक है, किसी भी समस्या के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा बच्चों। और मेरे साथ लगे रहिए चैलेंजर गुरु के साथ और अपनी ही तैयारी को सुनिश्चित करिए और नौकरी पाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।